Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Adnan, recently working as a mathematics lecturer in हासिलपुर साइंस कॉलेज। आज से हम FSC सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फंक्शंस और लिमिट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर और इससे पहले मैट्रिक क्लासेस में भी आप लोगों ने फंक्शन को पढ़ा होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम फंक्शन और लिमिट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और स्पेशली आज के लेक्चर में हम फंक्शन को उसकी डोमेन और रेंज के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब जैसा कि यहाँ पे ये एक टर्म मैंने फंक्शन को हाईलाइट भी किया है, तो जैसे ही हम फंक्शन का अगर नाम आ जाए तो आपके जहन में कोई शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं आ जाना चाहिए या आपके कॉलेज का कोई फंक्शन नहीं आना चाहिए, बल्कि मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन जो है ये एक रिलेशन को शो करता है। जिस तरह से हमारी रियल लाइफ के अंदर भी कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसा कि बाप और बेटे का रिलेशन है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बाउंड्स होती हैं। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर जो फंक्शन होगा ये भी एक रिलेशन की ही टाइप है, और इसको समटाइम्स हम रिलेशन भी कह रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी और कुछ इसके ऊपर बाउंड्स होंगी। और दूसरा, अगर आपने फंक्शन को इससे और आसान वे के अंदर समझना हो तो आप फंक्शन को जस्ट लाइक अ मशीन भी कंसीडर कर सकते हैं। अब मशीन क्या काम करती है, किस असूल के ऊपर काम कर रही होती है कि मशीन के अंदर हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे होते हैं और मशीन उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करती है और फिर हमें कोई उसका आउटपुट डिलीवर करती है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन थे लेबनीज, जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था। और उन्होंने किस मकसद के लिए यूज किया था कि किस तरह से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसा कि हमारी रियल लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो टाइम जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बाकी के हमारे जितने भी काम हैं वो सारे के सारे टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने इस टाइम के ऊपर सोना है, इस टाइम के ऊपर उठना है, कॉलेज जाना है, तो हमने अपने तमाम मामलात जो हैं वो टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी एग्जांपल है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर इसको हम और भी क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे आप एक स्क्वायर को कंसीडर कर लें। चूंकि ये एक स्क्वायर है तो फिर इसकी अगर ये वाली साइड में एक्स ले रहा हूं तो फिर ये साइड भी एक्स ही होगी। और स्क्वायर का एरिया चूंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है, और फिर इस एरिया को हम यूं राइट डाउन कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू लेंथ को जब विड्थ के साथ मतलब x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो एरिया है इस स्क्वायर का, ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा है स्क्वायर की लेंथ और विड्थ के ऊपर। तो मतलब ये x वेरिएबल जो है ये इंडिपेंडेंट है और a ये डिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर आप एक स्फीयर को कंसीडर करें जिसका रेडियस r है तो फिर इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल होता है, और यहाँ भी इसका वॉल्यूम जो है वो इस वेरिएबल r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही इस स्फीयर का रेडियस चेंज होगा वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम डिपेंडेंट है और रेडियस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कम से कम 2 नॉन एम्प्टी सेट्स रिक्वायर्ड होंगे, और यहाँ पे हम लेट करते हैं कि x एंड y भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो इसका मतलब इनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। फिर फंक्शन f क्या है, ये एक रूल है, अ रूल f, और ये रूल क्या काम करेगा, विच असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट x। अब यहाँ पे ईच बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट x टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y इज कॉल्ड अ फंक्शन आर मैपिंग। मतलब फंक्शन को हम मैपिंग भी कह सकते हैं फ्रॉम x टू y। अब हम इसको डायग्राम के जरिए से मजीद भी क्लियर करेंगे और फिर इसको हम मैथमेटिकली यूं राइट डाउन करेंगे कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये x और y हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और इस x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3, और इस y के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब ये f क्या है, ये एक रूल ऑफ एसोसिएशन है फ्रॉम x टू y के ऊपर। और ये किस तरह का रूल है कि ये x1 को वैल्यू असाइन कर रहा है 2 और x2 को वैल्यू असाइन कर रहा है 3, और यही रूल जो है ये x3 को 1 वैल्यू असाइन कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन ने, इस रूल ने x का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट x के हर एलिमेंट को एक यूनिक वैल्यू असाइन की है सेट y में से। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x का कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं रहा, सारे के सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज हुए हैं, और y के अंदर भी जो इसके इमेजेस बन रहे हैं वो यूनिक हैं। ऐसा नहीं हुआ कि x1 जो एलिमेंट था
ये किसी एक एलिमेंट 2 को मैप कर रहा है और फिर उससे न फर्दर क्या है, ये x1 3 को भी मैप कर रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिकनेस खत्म हो चुकी है। ये x1 के 2 इमेजेस बन रहे हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर देखी थी कि ये रूल ऑफ एसोसिएशन क्या काम करेगा कि x के हर एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट असाइन करेगा। अब इसी चीज को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती कि यहाँ पे कोई एक और 4 एलिमेंट भी होता है x4 और वो वेकेंट रह जाता, तो फिर उस सूरत में भी ये एक रूल तो होता लेकिन फंक्शन नहीं कहला सकता था। अब इसी चीज को ये तो हमने डायग्राम के अंदर देख लिया कि हम डायग्राम में फंक्शन को यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली हमने इन चीजों को कैसे लिखना है, तो इससे नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ले चलूं तो f ऑफ x1 मतलब x1 का इमेज क्या था 2, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि इमेज ऑफ x1 अंडर द फंक्शन इज 2, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2 इज द इमेज ऑफ x1। इसी तरह से x2 का इमेज 3 बन रहा था और x3 का इमेज 1 था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस सी एग्जांपल है जिससे पता चल जाएगा कि आप लोगों को फंक्शन अब तक कितना समझ आ चुका है। तो वो एग्जांपल कुछ यूं है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। क्या ये फंक्शन है या नहीं है, जरा आप सोचें और देखेंगे क्या ये फंक्शन बना रहा है या नहीं। तो जी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूं कि ये फंक्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब हम यहाँ पे दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस का साइन भी आएगा। मतलब x की हर वैल्यू के लिए y के 2 वैल्यूज आ रही होंगी, मतलब कि x की हर वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज आ रही होंगी। मतलब यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। जब यूनिकनेस खत्म हो जाएगी तो फिर ये फंक्शन भी नहीं रहेगा। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि ये जो सेट x है ये सारे का सारा इस हमारे फंक्शन की डोमेन कहलाता है। set x is called domain of the function and it is denoted by d of f। ठीक है, d आपने कैपिटल राइट डाउन करना है और फिर आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल f, मतलब जो भी आपका फंक्शन होगा उस फंक्शन का आपने नाम राइट डाउन कर देना है। अब डोमेन को हम और भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन विच फंक्शन इज डेफिनेट एंड रियल वैल्यूड डिफाइन डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर देखें 3 चीजें हैं इस डेफिनेशन के अंदर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिनके ऊपर हमारा फंक्शन डेफिनेट रहे और रियल वैल्यूड भी हो, तो वो वैल्यूज फिर उस फंक्शन की डोमेन कहलाएंगी। अब डेफिनेट क्या है और रियल वैल्यूड क्या है, ये आगे चल के डोमेन से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे इसी लेक्चर में, तो वहां पे आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि डेफिनेट का मतलब ये है कि फंक्शन हमारा उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जब हम उसमें पुट करें तो जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो डेफिनेट हो, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। और रियल वैल्यूड का क्या मतलब है कि हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कब आती हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है कि जो इमेजेस का सेट था, इमेजेस सेट, यहाँ पे हमने देखा कि 1, 2 और 3 क्या थी, ये इमेजेस थी, तो ये क्या कहलाती हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाती हैं। और इसको हम यूं राइट डाउन करेंगे। इसके अलावा रेंज को हम और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। आप लोगों को जो इजी लगे वही आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये जो डेफिनेशन है इस सेंस के अंदर जो राइट डाउन की हुई है ये स्पेसिफिक है इसके लिए। अगर आपने इसी डेफिनेशन को इन जनरल यूटिलाइज करना हो तो आप यूं भी कह सकते हैं कि द इमेज सेट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब फिर आपने वहां पे ये सेट को मेंशन नहीं करना। अब इसी तरह से यहाँ पे एक और चीज कोड मेन है, उसको भी मैं यहाँ पे बयान कर दूं कि कोड मेन जो सेट y था वो सारे का सारा कोड मेन कहलाता है। और उस कोड मेन में से जो इमेज बन रहे थे वो उस फंक्शन की रेंज कहलाते हैं। मतलब पूरे का पूरा सेट कोड मेन कहलाता है और उस कोड मेन में से जो एलिमेंट इमेज बन रहे थे सेट x के एलिमेंट्स के, उनको हम क्या कहते हैं,
रेंज ऑफ द फंक्शन का नाम देते हैं। अब चूंकि हमने डोमेन और रेंज को डिटेल के साथ डिस्कस करना है और समटाइम्स बल्कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चीज से बड़ी एलर्जी सी होती है कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को मोस्टली वो स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही अर्ज करूंगा कि आप लोगों ने इस लेक्चर को पूरी तवज्जो के साथ देखना है, समझना है और फिर मेरा दावा है कि आप लोगों को डोमेन और रेंज पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल सकते। अब यहाँ से हम डोमेन और रेंज को मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप लोगों के पेपर्स के अंदर मैंने ये देखा है कि समटाइम्स डोमेन और रेंज को इंटरवल्स की फॉर्म के अंदर भी लिखा होता है। तो अब उससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करें डोमेन और रेंज, डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से हम अभी सॉल्व भी करेंगे उसको, लेकिन आप लोगों को इंटरवल का भी पता होना चाहिए कि इंटरवल्स क्या चीज होती हैं। तो अब हम इंटरवल को देखते हैं। तो इंटरवल की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल को हमने राइट डाउन यूं करना है, जिस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर को राइट डाउन करते हैं उसी तरह से हम ओपन इंटरवल को लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ और फिर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिवर्स कर देंगे। तो उस तरह भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं या फिर इस सेंस के अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है ओपन इंटरवल का, ये बात याद रखें कि ओपन इंटरवल जो है या इंटरवल कोई भी हो वो सबसेट होता है रियल नंबर्स का। इंटरवल जो है ये भी एक सेट होता है लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब जैसा कि यहाँ आपके सामने इस वक्त ओपन इंटरवल लिखा है -1 से 2 तक का, तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर -1 और 2 ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में जितने भी इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब अगर इस इंटरवल में से कोई सा भी एक दरमियान में से कोई नंबर पिक करें तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये कंडीशन क्या है कि वो नंबर इस -1 से हमेशा ग्रेटर होगा और 2 से वो हमेशा स्ट्रिक्टली लेस होगा। अब क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड इंटरवल को हम नोटेशन वाइज यूं राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना है। यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज की थी, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। और डिफरेंस ओपन में और क्लोज में सिर्फ ये है कि ओपन इंटरवल के अंदर हम ये वाले जो बाउंड्री पॉइंट्स थे उनको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ये वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल सेट के अंदर ये -1 और 2 भी इस सेट का हिस्सा है। और अगर हम इसको जनरलाइज्ड करना चाहें, मतलब इस -1 और 2 के दरमियान में से मैं कोई सा भी एक नंबर पिक करूं, फॉर एग्जाम्पल कोई x ही है, तो वो इस -1 से या तो ग्रेटर होगा या इसके इक्वल होगा और वो नंबर इस 2 से लेस भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। और थर्ड जो इसकी टाइप है वो सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड है। अब ये इस वक्त मैंने सेमी क्लोज्ड की एग्जांपल लिखी हुई है। सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब आधा क्लोज होगा आधा ओपन होगा, मतलब ये सेमी क्लोज्ड है। तो सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या है कि ये -1 लेफ्ट साइड से ये क्लोज है और राइट साइड से ये ओपन है। और अब इस वक्त इस सेट के अंदर -1 तो इसका हिस्सा है लेकिन 2 इसका एलिमेंट नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल के एलिमेंट्स ही होंगे। अब देखें इसको, जब हम इसके दरमियान में से कोई सा भी एक एलिमेंट लें तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि वो -1 से हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा और 2 से स्ट्रिक्टली लेस होगा, मतलब 2 इसका एलिमेंट नहीं है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं जो रिलेटेड है हमारे डोमेन के साथ कि हमने डोमेन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं फिर डोमेन की डेफिनेशन को रीराइट कर रहा हूँ कि द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारा x है, ये x जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इज डेफिनेट एंड रियल वैल्यू। इन दो चीजों के ऊपर अब हमारा फोकस रहेगा कि फंक्शन हमारा डेफिनेट रहना चाहिए और रियल वैल्यूड रहना चाहिए। अब यहाँ पे इस चीज को हम मजीद आगे लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल के जरिए से ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूं। देखें, जब भी हम कोई पेशेंट लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो वहां पे जो डॉक्टर है वो आप समझ लें कि एज अ फंक्शन के तौर पे ट्रीट कर रहा है। और वो ट्रीट क्या कर रहा होता है पेशेंट के साथ कि या तो वो कोई उसको इंजेक्शन लगा रहा है या फिर उसको कोई मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। तो अब इंजेक्शन और मेडिसिन जो उसको दी जा रही है वो उस फंक्शन की इनपुट है। और फिर डॉक्टर की हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि मेरा पेशेंट जो है वो डेड ना हो जाए और ना ही वो कोमे में चला जाए। अब देखें,
चूंकि हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो इस फंक्शंस के हवाले से हमने ये कोशिश करनी है कि हम जो भी इनपुट दें वो हमारी डोमेन होगी, लेकिन उस इनपुट की वजह से हमारा फंक्शन डेड भी नहीं होना चाहिए और कॉमे के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। फंक्शन के डेड या कॉमे के अंदर जाने का क्या मतलब है? डेड होने का ये मतलब है कि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए, और कॉमे में जाने का मतलब कि फंक्शन हमारी रियल फील्ड में से ही बाहर चला जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बन जाए। तो हमने इन दोनों चीजों से परहेज करना है। हमने ऐसी इनपुट नहीं देनी जिसकी वजह से फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा हो या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बन रहा हो। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और अब जब हम आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी अपने जहन में रखिएगा कि हमने ऐसी इनपुट नहीं देनी जिस वजह से फंक्शन हमारा या तो अनडिफाइंड हो रहा हो या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन रहा हो। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से देख सकते हैं। तो अब हम एक फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें फंक्शन है हमारे पास f of x = 1/x। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन की डोमेन को कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें अभी हमने ये बात की है कि हमने ऐसी वैल्यूज नहीं देनी जिनकी वजह से फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो या कॉम्प्लेक्स हो। अब कॉम्प्लेक्स का तो यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं बनता कि कॉम्प्लेक्स भी बन रहा हो। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स उस सूरत में आए कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे अनडिफाइंड की कंडीशन हो सकती है। अनडिफाइंड क्या होता है? समथिंग ओवर 0 आ जाए तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। और इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप लोग वहां से इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड कैसे हो गया। तो लेकिन इस सूरत में हमने डोमेन को कैलकुलेट करना है, और डोमेन के लिए देखें डोमेन हमेशा सबसेट होगी रियल नंबर्स का। तो अब हम तमाम रियल नंबर्स को इनपुट कर करके तो नहीं देख सकते कि जी आया 0 इसमें इंक्लूड होगा, 1 2 3 4, तो फिर जाके हम डोमेन को कैलकुलेट करें। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम करना है कि उन चीजों को पिक करना है जिनकी वजह से जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा हो या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बन रहा हो, फिर उनको हम एक्सक्लूड कर दिया करेंगे। अब इस सूरत के अंदर अगर यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाता तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए। व्हेन x = 0 देन f of 0 = 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो वो इसके अंदर तमाम रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट 0 के। अब यहाँ पे आपने एक और बात भी याद रखनी है कि आपने यहाँ पे सिंपल 0 नहीं लिख देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? देखें 0 जो है ये एक नंबर है, और r जो इस वक्त मैंने लिखा हुआ है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेट में से हम नंबर्स को कभी भी माइनस नहीं कर सकते, बल्कि सेट में से सेट को ही माइनस किया जाता है। अब इसी चीज को अगर हमने इंटरवल की फॉर्म के अंदर लिखना हो तो फिर हम कैसे लिखेंगे? देखें जो रियल नंबर है अगर हम उसको लाइन ड्रा करें तो -∞ से इंफिनिटी तक के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे रियल हैं। मतलब यहां से लेकर इस -∞ से इस इंफिनिटी तक ये सारे की सारी हमारे पास क्या है? रियल लाइन है। और अब इसकी डोमेन के अंदर -∞ भी इंक्लूड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इसकी डोमेन में होंगे। और इसी तरह से इंफिनिटी भी नहीं आ सकता, बल्कि 0 और इंफिनिटी के दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अब इस चीज को हमने कैसे लिखना है? r चूंकि ओपन इंटरवल के साथ रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं -∞ से इंफिनिटी, और इसमें से हम किस चीज को माइनस कर रहे हैं? 0 को माइनस कर रहे हैं। मतलब ना तो -∞ है और ना ही +∞ है, और इसमें से 0 को भी हम इन्हें एक्सक्लूड करना है। तो उस सूरत में फिर हम क्या लिखेंगे? -∞ to 0, ठीक है, यूनियन 0 से इंफिनिटी तक। मतलब डोमेन को हम यूं दो तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें 1/x + 5 है। तो अब यहाँ पे देखें, हम हर रियल नंबर को यहाँ पे पुट करके नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि किसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो फंक्शन अनडिफाइंड उसी सूरत में होगा अगर x + 5 हमारा = 0 आ जाए। तो मतलब हमने ये 0 नहीं रखना। x + 5 does not = 0, इसका मतलब x does not = -5। अब डोमेन के अंदर हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो इसकी डोमेन कुछ यूं राइट डाउन करेंगे, r सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस, और हम क्या करेंगे? इस -5 को यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। अब इस चीज को भी अगर हम रियल लाइन के ऊपर डिपिक्ट करना चाहें तो उसको हम यहां से रियल लाइन से ज्यादा इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रियल नंबर्स चूंकि -∞ से इंफिनिटी तक होते हैं, और यहां से हमने दरमियान में से कहीं पे एक -5 भी आएगा, उसको भी हमने यहां से एक्सक्लूड करवाना है। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि -∞ भी हमने इंक्लूड नहीं करना,
-5 और इन्फिनिटी, बल्कि इनके दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हमने इंक्लूड करना है। तो हमने ओपन इंटरवल के अंदर देखा था कि ओपन इंटरवल के जरिए से हम इस चीज को लिख सकते हैं कि -∞ से -5 तक हम इसका ओपन इंटरवल लिखेंगे, फिर यूनियन -5 से +∞ तक का। अब इससे नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा कि हमारा जो डिनोमिनेटर था वो एक लीनियर फंक्शन था। अब अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में भी प्रोसीजर हमारा सेम होगा कि हमने नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर को लेकर चलना है। x² - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x² इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे समटाइम्स स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो कहते हैं कि जी ठीक है 1, अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 हो, तो 1 का स्क्वायर ही 1 होता है जी। तो ये बात याद रखें, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू +-1, मतलब हमने अपनी डोमेन में से -1 और 1 को एक्सक्लूड कर देना है। सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस, हमने इसको सेट की फॉर्म के अंदर लिखा -1 से 1 तक। अब अगर हम इसको रियल लाइन के ऊपर देखना चाहें तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन रहा है कि रियल नंबर चूंकि -∞ से इन्फिनिटी तक होते हैं, इसमें से हमने -1 और 1 को एक्सक्लूड करना है। मतलब ना तो हमने -∞ को लेकर आना है, ना -1 को, इसी तरह से +1 और इन्फिनिटी को। ये चारों नंबर्स इसके डोमेन के अंदर नहीं आने चाहिए, बल्कि इनके दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके डोमेन में आएंगे। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे? -∞ से -1 यूनियन, अब -1 से 1 तक के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें आएंगे। इसी तरह से यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक के दरमियान में भी जितने नंबर्स हैं वो इसके डोमेन में आएंगे। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हम इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो यूं लिखेंगे, इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको यूं राइट डाउन करेंगे। ये सारे के सारे जितने भी हमने तीनों एग्जांपल की हैं, ये सारी इन एग्जांपल्स के अंदर हम देख रहे थे कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें फंक्शन के चांसेस होंगे कि वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे। अब f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखें हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यू से बचना है। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू उसी सूरत में आ सकती है जब इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब उस नेगेटिविटी से बचने के लिए हम कंडीशन ये लगाएंगे कि x हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो फिर इसकी डोमेन में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही लिखेंगे, और इसको हम रियल लाइन के ऊपर भी यूं डिपिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर चूंकि -∞ से इन्फिनिटी तक होता है और दरमियान में कहीं पे 0 भी आएगा। अब देखें ये ग्रेटर और इक्वल है तो इसका मतलब ये 0 भी फिर इसमें इंक्लूड होगा इसकी डोमेन में। तो इसको हम यूं लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 से इन्फिनिटी तक। इसको हम ओपन इंटरवल के साथ राइट डाउन करेंगे। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल कंसीडर करें, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 7। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और आपको बात बता दूं कि अगर यही फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन में चला जाता, मतलब ये स्क्वायर रूट x जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाता, तो फिर यहाँ पे भी हम ओपन इंटरवल लिखते। उस सूरत में हम इज इक्वल टू 0 ना कहते बल्कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का रिजल्ट यूज करते। अब यहाँ पे देखें f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 7 है, तो यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। x प्लस 7 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने का मतलब कि x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू -7। इसको अब हम रियल लाइन के ऊपर देखें तो कुछ ये सिनेरियो बनेगा कि -7 से ग्रेटर और इक्वल का मतलब ये क्लोज्ड होगा, और चूंकि इससे ग्रेटर वैल्यूज इस साइड को होंगी और इन्फिनिटी तक होंगी, तो इस तरह से हम इसकी डोमेन को राइट डाउन करेंगे। इससे नेक्स्ट एग्जांपल है x² - 16। मतलब ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने देखी थी ये लीनियर थी। अब हम देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। अब x² - 16 को भी हम ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -16 इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x ग्रेटर और इक्वल टू होगा +4 से और लेस और इक्वल होगा -4 से। और इसको हम रियल लाइन के ऊपर देखें तो अब ग्रेटर और इक्वल टू 4, अब ये 4 है, ग्रेटर और इक्वल है तो क्लोज इंटरवल आएगा। अब इससे बड़ी वैल्यूज किस साइड को होती हैं, इस साइड को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब लेस आर इक्वल टू -4 की जब बात आएगी तो चूंकि ये इसमें इंक्लूड है -4, तो यहाँ पे हम क्लोज्ड इंटरवल को यूज करेंगे, और इससे छोटी वैल्यूज चूंकि इस साइड पे होती हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल को यूज करेंगे, और दरमियान में हम यूनियन का साइन यूज करेंगे। तो देखें हमने इसकी डोमेन को यूं राइट डाउन करना है, -∞ से -4 सेमी ओपन इंटरवल है ये,
और ये सेमी क्लोज्ड है। अब हम देखते हैं जी रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन को अगर हमने मैथमेटिकली लिखना हो तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। तो इस चीज को एक मैथमेटिशियन थे उलर, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x की जितनी भी वैल्यूज होती थी वो डोमेन को डिफाइन कर रही होती थी, और y की जो वैल्यू है ये रेंज को डिफाइन करेगी, और इसको हम आउटपुट वैल्यूज का भी नाम हमने दिया था। अब रेंज को याद रखने के लिए यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, वो आप लोगों ने याद रखने हैं, बल्कि अपनी नोटबुक के ऊपर उनको राइट डाउन कर लें। अब रेंज की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई भी है, द आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन को तो हमने डिटेल के साथ देख लिया कि हम डोमेन को कैसे कैलकुलेट किया करेंगे। अब रेंज की बारी है, तो रेंज के लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास सिंपल लीनियर फंक्शन हो तो उस सूरत में उसकी रेंज तमाम रियल नंबर्स होंगे। देखें जब भी फंक्शन क्या होगा, लीनियर होगा, तो फिर रेंज क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स आएंगे। अब अगर फंक्शन हमारे पास इस तरह का आ जाए कि कांस्टेंट ओवर लीनियर, तो उस सूरत में रेंज हमारे पास तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें जीरो नहीं आ सकता। रेंज ऑफ द फंक्शन फिर क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स, और उसमें से हम जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। अब ये बात तो हमने कर दी, लेकिन इसको हम अप्रूव भी करेंगे। लेट करते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 7। अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, और y को हमने कहा था कि ये रेंज की वैल्यूज होती हैं। अब अगर हम कहें कि इस फंक्शन की रेंज जो है वो जीरो है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि रेंज जीरो नहीं हो सकती। अगर बिलफर्स हम लेट करेंगे इसकी रेंज जीरो है तो फिर क्या होगा, देखते हैं जी। इसकी डोमेन का तो हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम -7 को एक्सक्लूड कर देंगे, और रेंज अभी हमने कहा है कि इस रिजल्ट को अगर यूज करें तो इसकी रेंज होगी रियल नंबर्स में से हम जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। ये तो अभी हमने दावा किया, लेकिन अब हम इसको प्रूव भी करते हैं। इफ 1 ओवर एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि इस फंक्शन की रेंज जीरो आ रही है। अगर इस फंक्शन की रेंज जीरो है तो अब यहां से देखें कि ये जो x प्लस 7 है जब इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये फिर यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1 0 के इक्वल आ जाए। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये यहाँ पे सपोज किया था, लेट किया था, मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, और इसलिए हम ये रिजल्ट इसी को हम यूज किया करेंगे कि जब भी फंक्शन के अंदर सम कांस्टेंट ओवर लीनियर आएगा तो फिर हम उसमें से जीरो को एक्सक्लूड कर दिया करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल इसकी क्या है कि अगर लीनियर ओवर लीनियर आ जाए, मतलब फंक्शन में नोमिनेटर भी लीनियर हो और डिनोमिनेटर भी लीनियर हो, तो उस सूरत के अंदर फिर आप लोगों ने रेंज के लिए क्या करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से नोमिनेटर में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट हो उसको राइट डाउन करें, और फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वेरिएबल के कोफिशिएंट से आपने डिवाइड करवा देना है, तो ये आपकी रेंज होगी। अब ये तो बात हमने की है, अब इसको भी हम देखते हैं, प्रूव करते हैं कि आया इसी तरह है। अब हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स, हमने कोई भी एक फंक्शन लिया जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों लीनियर हैं। अब इसकी रेंज किसके इक्वल होगी, रेंज इसकी होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम 5/3 को एक्सक्लूड करवा देंगे। ये यहाँ पे रिजल्ट मैंने लिखा है, लेकिन अब हम इसको चेक करते हैं कि आया इस तरह होगा, या अगर हम 5/3 के इक्वल रेंज को लेकर चलें तो फिर क्या इसके नुकसानात होंगे। तो अभी हम देखते हैं 5x प्लस 2 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 है। अब यहाँ पे देखें जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये 15x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो हमने सपोजिशन लेकर चले थे ये सपोजिशन ही हमारी रॉन्ग है कि रेंज इसके इक्वल भी हो सकती है। रेंज कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए हम अपनी रेंज में से इन वैल्यूज को एक्सक्लूड करवा दिया करेंगे। अब दोबारा मैं आपको उसी स्लाइड के ऊपर ले चलता हूं, और यहाँ पे एक और टाइप का फंक्शन हमने लिया है कि जब फंक्शन कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, तो याद रखें जब फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट हो तो उसकी डोमेन के अंदर तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन उसकी जो रेंज है वो फिक्स रहेगी और वो सी नंबर ही होगा।
अब अगर फंक्शन में हमारे पास कोई एक लॉग वैल्यूज आ जाए तो ये बात याद रखें, लॉग वैल्यूज के अंदर जो डोमेन हमारे पास आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर को ही हम इसकी डोमेन में कंसीडर करेंगे और इसकी जो रेंज है उस रेंज में तमाम रियल नंबर्स आएंगे। अब इसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये बात तो हमने कर दी कि डोमेन के अंदर जी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। अब नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? चलो हम नेगेटिव को रख के चेक कर लेते हैं जी। लॉग ऑफ -1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेस हम 10 ही यूज कर रहे हैं, तो फिर जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 10 raised to power x is equal to -1। अब देखें 10 की कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो हम 10 raised to power that पर्टिकुलर नंबर करें और हमारे पास आंसर -1 आए। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर लॉगरिथम का जो भी कोई हमारे पास फंक्शन आया करेगा उसकी डोमेन के अंदर हम नेगेटिव नंबर तो प्लेस कर ही नहीं सकते, बल्कि हमेशा हम पॉजिटिव रियल नंबर को कंसीडर करेंगे और इसकी रेंज में क्या होगा, तमाम रियल नंबर्स आएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो ये आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी और जो इस फंक्शन की रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम थैंक यू, अल्लाह हाफिज।